दोस्तों, एक बंदर अचानक गांव वालों के सामने बोलने लगा। वह बेजुबान बंदर एक कातिल औरत के खिलाफ गवाही देने लगा। और उसके बाद बंदर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इसे आखिर तक जरूर देखते रहें। पुराने जमाने में एक गांव था, निजामगढ़। वो गांव जितना छोटा था उतनी ही बड़ी थी। वहां की उलझने मिट्टी की गलियां, टूटे किवाड़ और हर घर की दीवारों पर कोई ना कोई पुरानी कहानी जमी हुई होती थी। कभी किसी औरत का इंतजार, कभी किसी बेटे की जिद्दोजहद, तो कहीं किसी बाप की खामोशी। उसी गांव के आखिरी किनारे पर एक मिट्टी का कच्चा घर था, जिसकी दीवारों पर सीलन थी और छत पर घास उगाई थी। वहीं रहती थी जरीना, तकरीबन 22 बरस की एक सीधी साधी मगर बड़ी अक्लमंद लड़की। जरीना के बाल लंबे थे, रंग साफ मगर पुरस्कून आंखें बोलती थीं, और लहजा इतना नर्म कि झगड़ालू औरतें भी उससे बात करते हुए धीरे बोलतीं। उसके साथ रहती थीं उसकी बूढ़ी दादी, जो अब बहुत कम चल फिर पाती थी। कई बार छत पर धूप में बैठी मिलती, एक पुराना ऊनी शाल ओढ़े, जो उनके शौहर की आखिरी निशानी थी। मगर जरीना की दुनिया सिर्फ दादी तक महदूद नहीं थी। उसकी जिंदगी में एक और शख्सियत थी, बंदरियां लालो। उसने अपनी बंदरियां का नाम लालो रखा था। लालो कोई आम बंदरियां नहीं थी, ना उसे बांधा गया था, ना कोई डंडा उठाया गया। उसके लिए फिर भी वह हमेशा जरीना के आसपास ही रहती थी। जरीना जहां जाती लालो वहीं जाती। जरीना जब बालों में कंघी करती तो लालो उसके घुटनों पर बैठ जाती और बालों से टूटे बाल उठाकर जमीन पर रखती, जैसे कोई नौकरानी नहीं बल्कि हमदर्द हो। लोग कहते, इतना समझदार जानवर देखा नहीं, कभी इसका कोई वजूद नहीं लगता, जैसे इंसानों की आदतें बस गई हों। इसमें लालों की आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं। उनमें एक अजीब सी समझदारी झलकती थी। वो शोर नहीं मचाती थी, पेड़ों पर कूदती नहीं थी, बल्कि हर वक्त जरीना की नज़दीकी में रहने वाली एक खामोश साथी थी। जरीना जब उदास होती, लालो उसके कंधे पर चढ़कर उसका गाल छूती। जब जरीना बात करती तो लालो उसका चेहरा देखती। वह बेजुबान थी, मगर उसका हर हरकत एक जबान बन चुका था। गांव की औरतें यह रिश्ता देखकर कभी कभी मुस्कुरा देती। एक दिन दोपहर में जब जरीना चक्की वाले मोहल्ले की तरफ जा रही थी, उसके पीछे 3 जवान लड़के लग गए। गांव के ही थे, बिगड़े हुए औरतों पर फपियां कसने वाले। तेरी बंदरियां नहीं, तेरा बदन देख रहे हैं। सब तू अपने कमरे में क्या करती है? लालों के साथ तेरे जैसी औरतें तो जानवरों की भी नीयत बिगाड़ दें। जरीना के पांव थम गए थे, मगर उसने सिर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, सिर्फ अपने दुपट्टे को कसकर लपेटा और चुपचाप आगे बढ़ गई। लालो उसके कंधे पर थी, मगर उसकी आंखें धधक रही थीं। उस रात जब जरीना चूल्हे के पास बैठी थी, तो लालो उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत देर तक थामे बैठी रही। गांव का मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, न मिट्टी की तपिश, न रिश्तों की ठंडक। सब कुछ वक्त के साथ बदलता रहता है। जरीना के घर से थोड़ा हटके एक छोटा सा पक्का मकान था, 4 दीवारी पुरानी, मगर अंदर साफ सुथरा घर वहीं रहता था। आसिफ गांव का एक सीधा साधा नौजवान। आसिफ का शुमार उन लोगों में होता था जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, मगर कभी किसी और के दर्द को नहीं समझते। 6 बरस पहले उसकी शादी हुई थी, एक नरम मिजाज लड़की से, जिसका नाम था शाहीन। शाहीन उस घर में बहू बनकर नहीं, जैसे चुपचाप आकर एक दीवार बन गई हो, हर आवाज सहन करने वाली, हर ताना निगल जाने। शादी के पहले 2 साल तो सब कुछ ठीक रहा। वो मुस्कुराती, छत पर कपड़े सुखाती, चूल्हे की आग में रोटियां सेकती, और आसिफ जब घर आता तो वह हमेशा उसकी पसंद की कोई ना कोई चीज बनाकर रखती। मगर फिर एक साया उस घर में उतर आया। खामोशी का 3रे साल तक कोई औलाद नहीं हुई। फिर चौथा साल आया, फिर 5वां, और अब छठा साल चल रहा था। शाहीन हर महीने एक नया हिसाब लगाती, हर बार थोड़ा और टूट जाती, मगर कभी किसी से शिकायत नहीं करती। आसिफ ने पहले तो जाहिर नहीं किया, मगर उसके लहजे में धीरे धीरे तलखी आने लगी थी। घर में चुप्पी है, बच्चे की किलकारियां कब आएंगी? मर्द की इज्जत उसकी औलाद से होती है, ये बात समझती हो? मैंने तुझसे शादी क्या इसलिए की थी? शाहीन सुनती रही। हर बार उसकी आंखें नम होती, मगर जवाब कभी नहीं देती। वो खुद को कमजोरी समझने लगी थी, जैसे वह औरत नहीं, कोई अधूरी चीज हो, और एक रात वो बात कह दी गई। आसिफ देर से घर लौटा, कपड़े मिट्टी में सने हुए, लहजा थका हुआ और चेहरा सख्त। शाहीन ने दरवाज़ा खोला और चुपचाप पानी रखा। आसिफ ने गिलास हाथ में लेते हुए कहा, अब बहुत हो गया।
शाहीन 6 साल हो गए। औरतों के तो 2 साल में बच्चा हो जाता है। मैंने बहुत सब्र किया, मगर अब मैं दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ। शाहीन का हाथ रुक गया। वो पानी रखने ही वाली थी, मगर रुक गई। चेहरा उसका सफ़ेद पड़ गया, आंखें फैल गईं, मगर कुछ भी बोली नहीं। उसने बस आसिफ को देखा, ऐसे जैसे पहली बार देखा हो। आसिफ ने एक सांस ली और कहा, मैंने किसी से बात की है, लड़की भी है, राजी भी है, और मैं ये शादी ज़रूर करूँगा। उसके बाद वह उठकर चला गया। शाहीन वहीं बैठी रह गई। एक सुनी दीवार को घूरती हुई दिल की गहराई में एक तहरीर लिखी जा चुकी थी। शाहीन उस रात सोई नहीं, वह खिड़की के पास बैठी रही। पूरा गांव सो रहा था, मगर उसे नींद कहाँ थी। उसने बहुत कुछ सोचा, अपने वह सारे सपने जो कभी उसने देखे थे। छोटा सा बच्चा जिसे वह पल्लू से दूध पिलाएगी, जिसे गोद में झुलाएगी। अब सब कुछ तूफान में उड़ता महसूस हो रहा था। और फिर दिल ही दिल में एक बात ठान ली गई, अगर मेरी कोख खाली रही तो उस औरत की भी सुनी रहेगी। शाहीन ने यह बात किसी को नहीं बताई, ना अपनी माँ को, ना किसी पड़ोसन को। बस अपने भीतर कहीं छुपा लिया, जैसे कोई जहर जो वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगली सुबह वह रोज की तरह उठी, रसोई में गई, चूल्हा जलाया, रोटियां सिक्कीं, आसिफ को नाश्ता दिया, मगर आंख से आंख नहीं मिलाई। उस दिन से वह और भी खामोश हो गई, मगर उसकी चाल, उसकी हरकतें, उसकी आंखें, अब उनमें कुछ सख्ती आ गई थी। गांव की औरतों ने यह बात महसूस की। एक ने कहा, शाहीन पहले से नहीं रही। दूसरी ने जवाब दिया, शायद अंदर ही अंदर कुछ टूट गया है। औरतों को पता चला कि आसिफ दूसरी शादी कर रहा है। गांव की गलियों में अब एक नई बात सरगोशियों की तरह घूम रही थी। आसिफ ने दूसरी शादी नहीं की, उसने किसी और के लिए रिश्ता भेजा है। शाहीन तो अब भी उसी घर में है, मगर आसिफ की नज़र अब जरीना पर है। वही जरीना जो बंदरिया के साथ रहती है। लोग पहले तो हंसे, फिर चौंके, और फिर हैरान हो गए। आसिफ, जो कल तक अपनी पहली बीवी को औलाद न होने की वजह से ठुकरा रहा था, अब उस जरीना से शादी का इरादा रखता है, जो खुद किसी बंदरिया के साथ रहती है। मगर आसिफ की नज़रों में अब भी वही कठोरता थी, मगर इस बार उसके अंदर एक जिद भी थी, और शायद कहीं कुछ नरमी भी। एक बार शाम के वक्त आसिफ जरीना के घर गया। जरीना उस वक्त चूल्हे पर बैठी थी, बाजरे की रोटी सेक रही थी, और लालो, उसकी बंदरियां, उसके पास ही जमीन पर बैठी उसकी उंगलियों को ताक रही थी। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दादी धीमे कदमों से बाहर आई। सामने आसिफ खड़ा था, आंखें नीची, लेकिन आवाज में ठहराव। आदाब दादी जान, एक जरूरी बात करनी थी। अकेले में दादी ने उसे अंदर बुला लिया, आंगन में पड़ी पुरानी चारपाई पर बैठाया और खुद वहीं पास बैठ गई। हाथ में अपनी वो पुरानी चाय का प्याला। आसिफ कुछ पल खामोश रहा, फिर बहुत सीधे लहजे में कहा, दादी जान, मैंने बहुत कुछ देखा है, झेला है। अब मैं रिश्ता मांगने आया हूं, आपकी पोती। जरीना का दादी की उंगलियां प्याले पर ठहर गईं। उन्होंने आसिफ की तरफ गौर से देखा। तू जानता है ना, जरीना अकेली नहीं है, उसके साथ लालो भी है, और वह उसके लिए किसी बहन बेटी से कम नहीं। आसिफ ने पहली बार खुले दिल से मुस्कुराया। मुझे कोई एतराज नहीं दादी जान। जवाब एक लंबी खामोशी के बाद मिला। दादी ने कुछ पल खामोश रहकर आसिफ को देखा, फिर अपने सफ़ेद दुपट्टे से अपनी आंखों के कोने साफ किए और हाँ कर दी। आसिफ ने सिर झुकाकर हामी भर दी। शादी का दिन मुकर्रर हो गया। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, पहली बीवी क्या अब भी उसी घर में रहेगी? जरीना बंदरिया को भी ले जाएगी? यह कोई मजाक है, मगर दादी ने किसी बात की परवाह नहीं की। लालों की डोली भी साथ गई। शादी सादा थी, ना बैंड ना बाजा, चंद औरतें, कुछ पड़ोसी, एक पुरानी सी डोली, और सबकी निगाहों में जरीना। उसने लाल रंग का सादा जोड़ा पहना था, बाल ढंग हुए, चेहरा झुका हुआ, मगर उसकी एक हथेली में लालो का हाथ था, और वह बिना किसी घबराहट के उसके साथ साथ चल रही थी। जब डोली उठी तो लालो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जैसे किसी रस्म की इजाज़त मांग रही हो। और जैसे ही डोली आसिफ के घर पहुंची, लालो ने उस चौखट को देखा और जरीना के पीछे अंदर चली गई। शादी के कुछ दिन बाद जब पहली बार सूरज की रोशनी जरीना के चेहरे पर पड़ी तो वो नरम मुस्कुराई थी। आसिफ उसके पास ही था, नींद से जगा, मगर चेहरा पुरस्कून। जिंदगी की रफ्तार अब बदल चुकी थी। घर में अब सिर्फ चूल्हे की आवाज़ नहीं थी, बल्कि हौले हौले एक नई रूह की आहट भी महसूस हो रही थी। और हर उस जगह जहाँ जरीना जाती, उसके साथ चलती। लालो, उसकी बंदरियां, अब घर में दो औरतें थीं, एक नई दुल्हन और एक पुरानी बीवी। मगर फासला था सिर्फ कमरों का नहीं, दिलों का भी। जरीना जब रसोई में जाती
तो आसिफ उसी के पास बैठता, उसकी तारीफ करता। यह सब शाहीन भी देखती, लेकिन कुछ नहीं कहती। जरीना कोशिश करती कि शाहीन से बातचीत बनी रहे। शाहीन बाजी, आज आपके लिए भी मेरी तरह की मीठी रोटी बनाऊं। शाहीन मुस्कुराती थी, मगर उस मुस्कुराहट में एक जलन छुपी होती थी। नहीं, मुझे तो अब नमक ही रास आता है। इतना कहकर वह पलट जाती। बंदरियां की नजरें चुप मगर तेज लालो हर बात महसूस कर रही थीं। वह अब सिर्फ जरीना के पास नहीं रहती थी, बल्कि पूरे घर में घूमती रहती थी। शाहीन को अब यह जानवर ज्यादा ही समझदार लगने लगा था। यह बंदरियां है या कोई निगाहबान, वो मन ही मन बुदबुदाती। एक रोज की बात है। आसिफ दोपहर को जल्दी घर आया। उसका मूड अच्छा था। जरीना आंगन में बैठकर लालो की पीठ खुजा रही थी और मुस्कुरा रही थी। आसिफ ने आते ही कहा, तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल है। एक इंसान है, एक जानवर, लेकिन दोनों में मोहब्बत बराबर। शाहीन वहीं से सुन रही थी। उसने बेसाख्ता जबान काटी। कभी कभी मोहब्बत भी औलाद की तरह होती है, कुछ को मिलती है, कुछ को बस देखनी पड़ती है। आसिफ ने सुना मगर कुछ नहीं कहा। जरीना चुप रह गई और लालू ने धीरे से शाहीन की तरफ देखा। एक टक खामोश मगर बहुत गहरी नजर। शाहीन का दिल जैसे एक पल को कांप गया। अब लालो अक्सर जरीना के आसपास ही नहीं, बल्कि शाहीन के आसपास भी नजर आने लगी थी। वो उसकी रसोई तक आ जाती, उसके कमरे की दहलीज पर बैठ जाती, और कभी कभी तो उसकी आंखों में सीधे सीधे देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो। एक दिन शाहीन ने हिम्मत करके पूछा, तू क्या चाहती है मुझसे? लालो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे चलकर पास आई, उसके सामने बैठी और अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर उसकी तरफ देखने लगी। शाहीन ने फौरन पैर पीछे खींच ली। आसिफ की तवज्जो अब पूरी तरह जरीना की तरफ थी। वो हर बात जरीना से कहता। शहर जाने से पहले उससे मशवरा, कपड़ों का रंग पूछकर पहनना। यहां तक कि बाजार से जब कुछ लाता तो पहले जरीना के लिए, बाद में शाहीन के लिए। शाहीन अब बस घर के एक कोने में थी। वह काम करती थी, मगर उसके मन का कमरा अब खाली लगने लगा था। और लालो अब सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जैसे इस घर की दूसरी आंख बन चुकी थी। शादी को 6 महीने हो चुके थे। गांव की फिजा अब थोड़ी सी ठंडी हो चली थी। सुबह सुबह धुंध सी फैलती और हवाओं में अजनबी सुकून घुला रहता। जरीना अब पहले से ज्यादा चुप और भीतर से नरम हो चली थी। वह काम करती तो धीरे धीरे और चलते वक्त अपना पेट हल्का सा थामे रखती। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया, मगर लालो को सब कुछ महसूस हो चुका था। वो अब जरीना के और करीब हो गई थी। उसके पांव के पास बैठती, उसे सीढ़ियों से उठने में सहारा देती। यहां तक कि रात को जब जरीना बिस्तर पर लेटती तो लालो उसकी बाजू के पास सोती। और फिर 9 महीने बाद वो दिन आ गया। एक दिन जरीना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक दाई को लाया गया। घंटों तक कमरा बंद रहा। बाहर शाहीन खड़ी थी, उसकी आंखों में बेरुखी नहीं, अब खालीपन था। वो सिर्फ दीवार को ताक रही थी और अंदर से आ रही हर आवाज उसकी हड्डियों में उतरती जा रही थी। और फिर एक तेज सी किलकारी की आवाज, एक नवजात की रोती हुई पहली पुकार। आसिफ की आंखों में वह चमक। आसिफ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जरीना थकी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह किसी माँ बनने वाली औरत का ही हो सकती थी। उसके पहलू में एक नन्हा सा बच्चा, गोरे गोरे गाल, बड़ी बड़ी आंखें और नरम गुलाबी हंठ। लालू कमरे के कोने में बैठी थी, मगर जैसे ही आसिफ अंदर आया वो चुपचाप जरीना के सिरहाने आकर बैठ गई। आसिफ ने बच्चे को गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और कहा, इसका नाम हम दानिश रखेंगे। ये मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। अब घर की सुबह दानिश की किलकारी से होती और शाम उसकी ऊँघती आंखों के साथ ढलती। जरीना दिन रात उसके आसपास रहती, कभी उसे दूध पिलाती, कभी झूले में डालती, कभी उसके गालों को चूमती और बीच बीच में लालू को भी उसकी चौकीदारी पर लगा देती। आसिफ अब रात को देर तक घर पर रुकता, दानिश के लिए कपड़े, खिलौने और फल लाता शाहीन देखती थी। अब उसे कोई पूछता नहीं। रसोई में भी ज्यादातर वक्त जरीना ही होती, और जब भी आसिफ घर आता उसकी निगाहें अब सिर्फ दानिश और जरीना पर होती। लालो अब दानिश से ऐसी जुड़ गई थी जैसे कोई इंसानी रिश्तेदार। वो उसकी झूले के पास बैठी रहती। जब दानिश रोता तो पहले लालो जागती, वह उसे हल्के हाथों से थपथपाती, और जब जरीना कमरे में आती तो जैसे बारी सौंपती। एक दिन जब जरीना रसोई में थी और दानिश आंगन में पालने में सो रहा था तो एक सांप किसी कोने से निकल आया। शाहीन वहीं से देख रही थी।
वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से अपने कमरे में वापस चली गई। मगर तभी लालू ने झपट्टा मारा, सांप को मुंह से पकड़कर जमीन पर दे मारा। उसकी एक चीख से पूरा घर गूंज गया। जरीना भागी आई, देखा तो सांप की लाश और लालू का बदन कांप रहा था, और शाहीन की आंखों में जलती राख। शाहीन ने वह सब देखा था। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, शायद उम्मीद की थी कि सांप बच्चे को डस ले। अब शाहीन की आंखें ना सिर्फ उदास थीं, बल्कि अब उनमें एक बेचैनी, एक खतरे की आहट थी। शाहीन अब खामोश नहीं, खतरनाक हो चुकी थी। जिस रोज से दानिश ने पहली बार मुस्कुराकर अब्बा कहा था, उस रोज से शाहीन की आंखों में तड़प नहीं, नफरत उग आई थी। उसे अब हर दिन हर लम्हा लगने लगा था कि जिंदगी की वह मोहब्बत जो मुझसे छीन ली गई थी, अब किसी और की मुस्कुराहट बन चुकी है। एक रात जब आसिफ घर पर नहीं था, आसिफ काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए करीबी शहर गया था। रात गहराती गई और पूरा घर नींद में डूबा था। जरीना गहरी नींद में थी, दानिश उसकी बगल में सो रहा था और लालो आंगन के कोने में बैठी थी। मगर शाहीन की आंखों में नींद नहीं थी, वह कुछ और ही सोच रही थी। धीरे धीरे वह अपने कमरे से निकली, नंगे पांव बिना चप्पल के, ताकि आवाज ना हो। उसने जरीना के कमरे का दरवाजा हल्के से खोला और बड़ी एहतियात से दानिश को उठाया। बच्चा कुनमुनाया मगर रोया नहीं। शाहीन के हाथ ठंडे थे, दिल गर्म, जलन अब हाथों की हरकत बन चुकी थी और वह निकल पड़ी। बच्चे को लेकर शाहीन गांव की सरहद पार करती गई। आसमान पर बादल थे, चांद छुपा हुआ था, चारों तरफ घना अंधेरा, बस झींगुरों की आवाजें और रात की सन्नाटी सांसें। वो बहुत दूर निकल गई, जंगल के एक ऐसे हिस्से तक जहां पेड़ों की जड़ें ही रास्ता छुपा लेती थीं। वहां उसने जमीन में हाथ से एक छोटा गड्ढा खोदा और दानिश को वहीं रख दिया। शाहीन पल भर को रुकी, बच्चे की तरफ देखा, फिर मुंह फेर कर लौट चली। लेकिन एक और साया भी पीछे था। लालो जो आंगन में बैठी थी, उसे कुछ अजीब लगा था। न कोई आवाज, न आहट, मगर मन में बेचैनी। वो फौरन चुपके से उठी और शाहीन के पीछे निकल पड़ी। रात की घुप अंधेरी में वह पौधों, पत्तों और कांटों को चीरती चली गई। दूर से वह देखती रही, शाहीन को, उसके कदमों को और उस गड्ढे को। और जैसे ही शाहीन वापस मुड़ी, लालू पास आई और बच्चे को गड्ढे से निकालकर गोद में उठा लिया। मगर अंधेरा बहुत गहरा था। लालू बच्चा लेकर उल्टा चलने लगी, मगर रास्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा आते वक्त था। घना जंगल, पेड़ों की साया, हर तरफ एक जैसी झाड़ियां, रास्ता जैसे खो गया था। बंदरियां रास्ता भटक गई। लालो बच्चे को सीने से लगाए पूरी रात भटकती रही, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी, एक पगडंडी से दूसरी, मगर घर का रास्ता नहीं मिला। बच्चा कुनमुनाता रहा और लालो कभी उसे थपथपाती, कभी किसी ऊंचे पत्थर पर बैठ जाती और फिर चल पड़ती। जब अंधेरा थोड़ा छटा, सुबह हुआ, तो सामने एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई। लालो ने बच्चे को गले से लगाया और धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, सफेद दाढ़ी, पतले कपड़े और आंखों में थकान। बूढ़े बाबा ने जैसे ही सामने एक बंदरिया को इंसानी बच्चे के साथ देखा, उनकी आंखें फैल गईं। यह मंजर क्या है? उन्होंने बच्चे को अपने हाथों में लिया और बंदरिया के सिर पर हाथ फेरा। बोल तो नहीं सकती तू, मगर मैंने सब समझ लिया है। अब से यह बच्चा मेरे पास रहेगा, और तू भी। बूढ़े बाबा ने बच्चे को नरम कपड़े में लपेटा, थोड़ा दूध गर्म किया और अपने कांपते हाथों से बच्चे को पिलाने की कोशिश की। लालो पास बैठी थी। वो अपने पंजों से बच्चे का सिर सहलाती, और जब बच्चा मुस्कुराता तो जैसे उसकी माँ मुस्कुरा उठती। उधर दूसरी तरफ शाहीन जब उस रात वापस घर लौटी, तो उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। चेहरे पर हल्की सी थकावट और आंखों में अजीब सा सुकून था। वह जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका है। उसने वह किया था जो उसे करना नहीं चाहिए था, मगर दिल की जलन ने उसे इंसान से कुछ और बना दिया था। सुबह सूरज निकला तो जरीना की आंख खुली। उसने पलंग की तरफ देखा, दानिश नहीं था। वो उठी, इधर उधर देखा, लालो भी नहीं। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जैसे छाती में नहीं, हल्का में धड़कने लगा। लालो, दानिश, लालो! उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। शाहीन, जो पहले से इंतजार में थी, धीरे से कमरे की तरफ आई और प्यार से पूछा, क्या हुआ जरीना? इस तरह क्यों रो रही हो? जरीना फूट फूट कर रोने लगी। लालो नहीं है, और मेरा दानिश भी नहीं, पूरी रात से नहीं है। शाहीन ने एक लंबी नकली सांस ली, आंखों में आंसू लाकर कहा, ये क्या हो गया? इस घर को कैसी आफत आ गई गांव में? शोर मच गया। गांव वालों को जैसे ही पता चला कि जरीना का बच्चा और बंदरियां दोनों गायब हैं,
तो जैसे गांव में भूचाल आ गया। हर कोई एक ही बात कर रहा था। बच्चा गायब हो गया। कहीं बंदरियां ही तो लेकर नहीं गई, कहीं जानवर ने बच्चा खा तो नहीं लिया। और इन फुसफुसाहटों में शाहीन चुप नहीं थी, बल्कि बातों को हवा देने में लगी हुई थी। मैंने खुद देखा है, कई बार वह बंदरियां बच्चे को अकेले लेकर जाती थीं। जानवर जानवर ही होता है, भरोसे लायक नहीं बच्चा। अब रहा नहीं। शायद जब आसिफ 2 दिन बाद घर लौटा, उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, हाथों में थकान और आंखों में बीवी और बेटे को देखने की उम्मीद। मगर घर के बाहर भीड़ देखकर वह चौंक गया। दादी ने रोते हुए बताया, दानिश लापता है बेटा। और लालो भी आसिफ भागा। जरीना के कमरे में गया, उसे जमीन पर बैठा पाया, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई। कहाँ है मेरा बच्चा? जरीना कुछ बोलो। जरीना सिर्फ रोई, कुछ कह नहीं पाई। और तभी शाहीन धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई, चेहरे पर अफसोस, मगर लहजा बहुत साफ। आसिफ, मुझे कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर मुझे लगता है तुम्हारी बंदरियां ही तुम्हारा बच्चा ले गई है, शायद जंगल की तरफ, और शायद खा गई उसे। घर में सन्नाटा छा गया। गांव की औरतें सहम गईं। दादी की आंखें भर आईं। जरीना ने जैसे किसी को सुनाई नहीं दिया, बस अपने आप से लिपट कर बैठी रही। आसिफ की आंखें लाल हो गईं। उसने जरीना की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक जानवर के पीछे तूने मेरा बच्चा खो दिया। तुझे और तेरी बंदरियां को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोला और चिल्लाया, निकालो इसे मेरे घर से। अभी इसी वक्त जरीना चुप रही ना, कोई सवाल, ना कोई सफाई। वो सिर्फ धीरे धीरे उठी और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे कोई नहीं था, ना बंदरिया ना बच्चा, बस एक चुप्पी जो किसी की चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। 4 दिन बीत चुके थे। शाम और सुबह का कोई फर्क नहीं रह गया था। जरीना की आंखों में वह अब ना कंघी करती, ना कोई आवाज उसके कमरे से आती थी। गांव की औरतें उसके नाम पर थूकने लगी थीं, जिसने अपने बच्चे की जान गंवाई। वो कैसी औरत होगी? जानवरों पर भरोसा करने वाली औरत। इन तानों की आवाज उसके कानों में झर की तरह घुल चुकी थी। वो अब अपनी बूढ़ी दादी के घर में एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, न पानी भरने जाती, न रोटियां बनाती, न किसी पड़ोसन से बात। दूसरी तरफ शाहीन की चालें रंग लाने लगी। घर में अब शाहीन की चालाकियां फलने लगी थीं। अब वह आसिफ के सामने अच्छी बनती, थोड़ा सा रोती, थोड़ा सा बच्चों की बात करती, थोड़ा दानिश की यादों में आंसू टपकाती। और आसिफ, जो अभी तक गुस्से और दुख में उलझा हुआ था, अब शाहीन की मीठी बातों में आ गया। वो वही बातें फिर से सुनने लगा जो कभी जरीना से सुना करता था। तुम्हारे बिना घर अधूरा लगता है। काश हम दोनों की भी एक औलाद होती। मैं तुम्हारे लिए वही हूं जो हमेशा रहना चाहती थी। और फिर एक रात शाहीन ने बोला, जरीना को सिर्फ निकालना काफी नहीं था। शाहीन ने जब आसिफ को पूरी तरह से मुनासिब देखा, वो एक शाम धीरे से उसके पास आई और कहा, तुमने उसे घर से निकाल तो दिया, मगर क्या इतना काफी है? गांव के बच्चों के लिए वह मिसाल बन जाएगी, जो जानवरों से रिश्ता रखे और फिर माफ भी कर दी जाए। पंचायत को बताओ, फैसला करवाओ, ताकि बाकी औरतें ऐसा करने की जुर्रत ना करें। आसिफ कुछ देर चुप रहा, मगर फिर उसका चेहरा सख्त होता चला गया। ठीक है, मैं पंचायत में बात करूंगा, जो किया है उसका हिसाब होगा। अगली सुबह जरीना अपने घर के उसी कोने में बैठी थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, गोदी में अपनी बचपन की रुमाल जो अब बस याद बनकर रह गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी दादी ने दरवाजा खोला। सामने पंचायत का एक बुजुर्ग खड़ा था। आवाज नरम थी, मगर बौंझिल, बेटी जरीना, कल सुबह चौपाल में पंचायत बैठेगी। तेरे ऊपर जो इल्जाम है उनका फैसला किया जाएगा। दादी कांप गई। फैसला? किस चीज का फैसला? हमारा तो सब कुछ उजड़ चुका है। वो आदमी सिर्फ यह कहकर चला गया। जरीना ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस दीवार की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। अब शायद आंखों में आंसू नहीं थे। गांव में फिर से कानाफूसी शुरू। चौपाल की तरफ जाने वाले रास्ते अब फिर बातों से भरने लगे थे। कल उसका फैसला होगा, देखना, सजा मिलेगी। उस बंदरियां वाली औरत को खून का हिसाब है, बच्चे की जान गई है। और उन सब बातों के बीच कहीं दूर जंगल के एक कोने में एक जर्जर झोपड़ी के बाहर दानिश मुस्कुरा रहा था। बूढ़ा बाबा उसे गोद में लिए झूले पर झुला रहा था। लालो वहीं पास बैठी थी। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन चेहरे पर थकान। अब उसे भी जरीना की याद आने लगी थी। कभी कभी वह जंगल की तरफ देखती, जैसे कुछ सोच रही हो।
क्या वह अब भी मुझे ढूंढती होगी? क्या वह जानती होगी कि मैं उसके बेटे के साथ हूं? गांव की चौपाल फिर से सजी थी। लोगों के चेहरे तमाशा देखने वाली भीड़ जैसे थे। किसी को सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, बस फैसले की बेचैनी। सामने जरीना बैठी थी, सिर आंचल ढका हुआ और आंखें सुन्नी। दादी उसके बगल में थी, बार बार उसका हाथ पकड़ती और कहती, कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची सामने आसिफ बैठा था, चेहरे पर शिकन नहीं, सिर्फ जज्बात की राख थी। शाहीन उसके ठीक पीछे बैठी थी। आज उसका चेहरा सबसे शांत, सबसे सजा संवरा था, जैसे कोई अपनी जीत के इंतजार में हो। सरपंच ने ऐलान किया, हम पंचायत के बुजुर्ग इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं। सबूत नहीं है, मगर हालात और दलीलें ये बताती हैं कि जरीना की वजह से ही बच्चा गुम हुआ। और हम यह मानते हैं कि मगर तभी भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा, रुको, उधर देखो। सभी की निगाहें चौपाल के पीछे की पगडंडी की तरफ घूम गई। एक नज़ारा जो किसी ने सोचा नहीं था। सूरज की तेज रोशनी के बीच धूल उड़ती हुई नजर आई, और उस धूल में से एक बूढ़ा बाबा, एक बंदरिया और एक बच्चा नजर आए। बंदरिया के सीने से चिपका दानिश सोया हुआ था, और बूढ़े बाबा अपनी लकड़ी टेकते हुए धीरे धीरे पंचायत की ओर आ रहे थे। लोगों का चेहरा सन शाहीन के चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। उसने आसिफ की तरफ देखा, मगर अब उसके लहजे में भी शब्द नहीं बचे थे। जरीना के आंसू, जो अब दर्द के नहीं, सुकून के थे। जैसे ही जरीना ने लालो को देखा और उसकी गोद में दानिश को, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने खुद को रोका नहीं, फौरन उठी, भाग कर गई और लालू के गले लग गई। उसने दानिश को सीने से लगाया, और वह बच्चा जो कई दिनों से माँ की गोद के लिए तड़प रहा था, अब माँ की गोद में था। जरीना की चीख नहीं, उसकी खामोशी रो रही थी। सन्नाटे में जंगल के बूढ़े बाबा ने आगे बढ़कर कहा, इस जानवर ने, यह बंदरियां ही इस बच्चे को मेरे पास लेकर आई थीं। यह मेरी झोपड़ी पर आई थी, बच्चे को लेकर, जिसे किसी ने जंगल में गड्ढे में छोड़ दिया था। मैं नहीं जानता इस गांव में क्या चल रहा है, मगर इतना जानता हूं कि यह जानवर बंदरियां जब इसे मेरे पास लाई थी तो यह मिट्टी में सना हुआ था। जंगल के बूढ़ा बाबा चुप हुए तो लालू ने एक नज़र भीड़ पर डाली, फिर उसकी नज़र सीधी जाकर शाहीन पर अटक गई। कुछ पल के लिए सिर्फ आंखें मिली, और जैसे ही शाहीन ने नजरें फेरने की कोशिश की, लालू ने झपट्टा मारा। वह जमीन से कूदी और सीधा जाकर शाहीन पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर अपने पंजे रखे और जोर से चीखती हुई फुफकारने लगी। भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग चीखने लगे, अरे ये क्या कर रही है? क्या हो रहा है? किस बात का बदला है? ये सच्चाई सामने आने लगी। शाहीन चिल्ला रही थी, हटाओ इसे, हटाओ। मगर अब उसकी चीखों में वह तेजी नहीं थी, बल्कि डर और शर्म का इजहार था। लोगों ने जैसे ही उसे छुड़ाया, उसका चेहरा खरोचों से भरा हुआ था और आंखों से साफ लग रहा था कि वह झूठ पकड़ी गई है। पंचायत के मैदान में अब सन्नाटा था। लोग अब भी उस हमले की हैरानी में थे जो बंदरिया ने शाहीन पर किया था। लालू अब जरीना के पास नहीं, बल्कि एक तरफ सीधी खड़ी थी, बेहद खामोश। उसकी आंखों में डर नहीं था, मगर उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे उसके भीतर कुछ फटने वाला हो। लोग काफूसी करने लगे, क्या माजरा है? क्या वह सच में कुछ बताना चाहती है? कहीं यह जानवर पागल तो नहीं? फिर अचानक लालो की हरकतें शुरू हुईं। लालो सीधी दानिश की तरफ बढ़ी, जो अब भी जरीना की गोद में था। उसने बच्चे को धीरे से छुआ, फिर माथे पर चूमा। इसके बाद वह वापस घूमी और सीधा शाहीन के पैरों के पास गई। 4 बार जोर जोर से अपने हाथ पत्थर पर मारे। उसने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू की, कभी जमीन पर लौटती, कभी शाहीन की तरफ हाथ उठाती, फिर बार बार जंगल की तरफ इशारा करती। लोग अब गौर से देखने लगे। अब किसी को यह मजाक नहीं लग रहा था। हर कोई चुपचाप देख रहा था कि यह जानवर सिर्फ हरकतें नहीं कर रही, कुछ समझाना चाह रही है। बंदरियां अब तेज तेज आवाजें निकाल रही थीं, कभी गुस्से में, कभी रोती हुई सी, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। तब खड़े हुए 80 साल के निजाकत बाबा, झुका हुआ जिस्म और आंखों में तजुर्बा लिए वह खड़े हुए और बोले, मैंने जिंदगी के 50 साल जानवरों के साथ गुजारे हैं। मैं जानता हूं कि जब कोई जानवर यूं पगला जाए तो वह या तो तकलीफ में होता है या फिर सच बोलना चाहता है। उन्होंने अपनी छड़ी टेकते हुए जंगल के बाबा की तरफ देखा, जो लालो और दानिश को लेकर आए थे। बाबा जी, यह बच्चा और यह बंदरियां आपको कैसे मिले जंगल के? बाबा वही बात बता दी जो पहले बताई थी। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था तो यह बंदरियां एक इंसानी बच्चा लेकर आई। बच्चा कांप रहा था, रो रहा था
और बंदरियां के बदन पर खरोचें थीं, वगैरह वगैरह। अब निजाकत बाबा सीधा लालू के पास आए। उनकी आंखें लालू की आंखों में सीधी जा लगीं। बता बेटी, क्या कहना चाहती है तू? लालू ने फिर वही हरकत दोहराई। 4 बार पत्थर पर जोर से हाथ मारा, फिर जंगल की तरफ इशारा किया, फिर शाहीन की तरफ और जोर से चीखी। फिर निजाकत बाबा बोले, मैं जो समझ पा रहा हूं वह यह है कि यह बंदरियां बता रही हैं इस बच्चे को किसी ने जंगल में फेंका था और यह उसी की तरफ इशारा कर रही है, इस औरत की तरफ, शाहीन की तरफ। सभी की निगाहें अब शाहीन पर थीं। शाहीन चिल्लाई, झूठ, यह झूठ है। ये जानवर क्या जाने मुझ पर इल्जाम लगाने वाला जानवर कौन होता है। मगर उससे पहले कि वह और कुछ कहती, लालो ने दोबारा हमला कर दिया। सीधे उसके चेहरे पर, इस बार तेज पंजे से उसके गाल पर खौंच डाली। शाहीन की चीख निकली, चेहरे से खून बहने लगा। वो घबरा गई, चीखते हुए बोली, मुझे बचाओ, बचाओ, मैं सब बताती हूँ। मैंने ही जंगल में फेंका था उस रात बच्चे को। मैंने ही उसका गड्ढा खोदा था। मैंने सोचा था अगर मेरी कोख सूनी है तो उसकी भी रहे। शाहीन की चीखें अब गवाही बन चुकी थीं। जिस सच को छुपाने के लिए वह महीनों मुस्कुराती रही, वही अब उसके चेहरे से बहते खून के साथ बाहर आ चुका था। सभी लोग उस पर हैरान नजरें टिकाए हुए थे। कुछ के चेहरे पर अफसोस, कुछ पर गुस्सा, और सबसे ज्यादा आसिफ की निगाहें, जो अब पछतावे से भीगी हुई थीं। शाहीन जमीन पर बैठ गई, चेहरा आंसुओं और खून से भीगा हुआ, आवाज कांपती हुई। मगर अब छुपाने को कुछ नहीं था। हाँ, मैंने ही किया था यह सब। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरी जगह ले ली। इसने औलाद पाई, और आसिफ का प्यार भी। मैंने जब देखा कि तुम अब सिर्फ जरीना के हो गए हो, तो मुझे लगा मैं खत्म हो चुकी हूँ। उस रात जब तुम शहर गए थे, मैंने बच्चे को उठाया और गहरे जंगल में जाकर उसे जमीन में दबा दिया। मैंने समझा यह खत्म हो जाएगा, मगर पता नहीं यह कैसे बच गया। ये जानवर, ये बंदरियां, इतना कहकर वह चुप हो गई। सरपंच खड़ा हुआ। निजाकत बाबा उसके पास आकर बोले, यह कोई मामूली मसला नहीं है। इस औरत ने जान लेनी चाहिए एक बच्चे की, और झूठ बोलकर पूरी पंचायत को भी धोखा दिया। सरपंच ने कहा, पंचायत का फैसला यह है, शाहीन को इस गांव से फौरन बेदखल किया जाए। इसकी सजा यह है कि यह आज से पूरे गांव का काम करेगी, कुएं से पानी भरकर लाएगी और गांव के घरों की सफाई करेगी, गलियां साफ करेगी। पंचायत उठ चुकी थी। लोग घरों को लौटने लगे, मगर जरीना वहीं खड़ी थी। दानिश को गोद में लिए लालो के पास आसिफ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शर्म, दिल में पछतावा। वह जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें, दानिश को और लालो को नहीं समझा। मैंने प्यार किया था, मगर भरोसा करना भूल गया। अगर तुम कहो तो मैं इस बच्चे के बाप के लायक बनने की कोशिश करूंगा। जरीना ने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस दानिश को उसकी तरफ बढ़ा दिया। आसिफ ने उसे गोद में लिया और उसकी आंखें भी भीग गईं। आसिफ, जरीना, दानिश और लालो बंदरियां घर आ गए। वक्त गुजरता गया और दानिश बड़ा होने लगा। लालो अब भी घर के अंदर घूमती थी, कभी जरीना के पास, कभी आसिफ के, और अक्सर दानिश के पास। और इस तरह वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और कहानी खत्म हुई।